गुड मॉर्निंग एवरीवन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आशा करता हूं आप होली की तैयारी में मशगूल होंगे, साथ ही साथ अपनी उतनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने जो सपना देखा है सिविल सेवा परीक्षा का, उसके लिए आप स्टडी IQ IAS के साथ यूट्यूब पे जुड़ी चुके हैं और अब आप स्टडी IQ IAS आपके लिए लेके आया है होली की एक विशेष सेल, जिसमें आपको ये कोर्स जो 30,000 रुपए का है, जो फैकल्टी कोड लगाने के बाद आपको मिल रहा था 18,999 में, अब ये कोर्स आपको मिल सकता है मात्र 17,499 में। करना क्या है, करना MB लाइव कोड आपको यूज करना है। लेकिन बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो कोड है या ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रही है ये बस 8 मार्च तक है। तो बहुत जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी से एडमिशन हो रहे हैं। ऐसा ना हो जैसे बैच 1 में हुआ था, बैच 2 भी आपके हाथ से निकल जाए। तो जल्दी एडमिशन लीजिए कोड MB लाइव के साथ। तो फिर से हम शुरू करते हैं। बिग बैंग से शुरू की थी हमने टेबल पढ़ना। बिग बैंग के बाद हमने पढ़ा था सुपरनोवा और सुपरनोवा के बाद हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ स्टार्स। ओरिजिन ऑफ स्टार्स के बाद हमने बात करना शुरू किया था, आपको याद आया होगा, हमने बात करना शुरू किया ईयन से, और ईयन की यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक थी हैप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैप, कैप मतलब क्या होती है, टोपी होती है, इसी प्रकार हमने पढ़ा था हैप। हैप क्या है, हैप ईयन है। हैप का मतलब क्या है, हैप का मतलब है यहाँ पे हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। देखिए रिवीजन जब करना हो तो मैं जब आपके साथ रिवाइज करता हूं, मैं आपको जब रिवीजन करवाता हूं तो मैं हर शब्द को करीब करीब 2 से 3 बार बोलता हूं। आपको भी कोशिश ये करना है कि आंख बंद करके या मेमोराइज करना है उन चीजों को और सॉफ्टली अपने साथ मेरे साथ साथ वो बोलते रहना है। इससे क्या होगा, जब आप बोलोगे तो शब्द जो आपको हो सकता है पहली बार में कठिन लग रहे हो कि इनको कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, वो कठिनाई खत्म हो जाएगी। चीजों को याद करने का कभी कभी ये तरीका भी हमें अपनाना चाहिए। तो ये क्या था, हैप था। हैप का मतलब क्या था, H का मतलब यहाँ पे हेडियन था, A का मतलब यहाँ पे आर्कियन था और P का मतलब यहाँ पे प्रोटेरोजोइक था। हमने देखा था ये ईयन थे, ईयन के कुछ महाकल्प रहे होंगे। इसका महाकल्प क्या था, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन से पूर्व, कैम्ब्रियन से पूर्व। इसका मतलब इसके बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, कैम्ब्रियन देखने को मिलेगा। ये है महाकल्प। अपने कल्प पे पहुंचे, कल्प देखा हमने कैम्ब्रियन। आपको याद आ गया होगा यहां पे पहुंचते ही, क्या याद आ गया होगा, कॉस DCP। याद आ गया कॉस DCP। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कॉस DCP हमने देखा ये सब क्या थे, ये सब थे कल्प। पैलेजोइक जैसे ही नाम याद आया, ये इसका क्या है, ये इसका महाकल्प है। पैलेजोइक नाम सुनते ही, जोइक नाम सुनते ही हमको 3 और टोटल 3 जोइक नाम आने चाहिए। पहला पैलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक और तीसरा सीनोजोइक। आराम से याद आ गए, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक पे हमने पढ़ा क्या, कॉस DCP। कॉस DCP के बाद हम चले मीजोजोइक पे, ये मध्य में स्थित है इसलिए मीजोजोइक। मीजोजोइक में हमने 3 पढ़ेंगे। 3 कौन कौन से हमने पढ़े, 3 हमने पढ़े, ट्रायसिक, जुरासिक और हमने पढ़ा क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 नाम है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मत बनाइए है ना ऐसे, नहीं तो क्या होगा, आपको हर चीज की आप शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे और फिर शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी, तो हर जगह जरूरत इनकी नहीं होती। वैसे इनको भी आप 5 से 7 बार पढ़ लेंगे तो ये भी वैसे ही याद हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कॉस DCP, लेकिन शुरुआती दिनों में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। मीजोजोइक में हमने 3 पढ़े, कौन कौन से पढ़े, ट्रायसिक, ट्रायसिक के बाद जुरासिक और जुरासिक के बाद क्रिटेशियस। सेनोजोइक, सेनोजोइक में फिर से हमने 2 भागों में विभाजित किया इसको, टर्शरी जिसको तृतीयक बोला, क्वाटरनरी जिसको चतुर्थक बोला। टर्शरी को फिर हमने पियोम्प में डिवाइड किया था। आपको याद आ रहा होगा हमने किस में डिवाइड किया था इसको, पियोम्प। पियोम्प पियोम्प में हमने देखा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और लास्ट में हमने देखा प्लियोसीन। साथ ही साथ क्वाटरनरी को हमने 2 भागों में विभाजित किया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब आपको ये चीजें भी याद हो गई होंगी कि पहली मछली कब आई, जीवन सबसे पहले धरती पे कब पहुंचा, किस काल को डायनासोर का काल कहा जाता है, कब सबसे पहला खरगोश आया, कब बिग बैंग हुआ, कब आधुनिक मानव आया, कब होमो सैपियन आया, ये सब चीजें अब आपको आप रिलेट कर पा रहे हो। देखो आपने से बहुत लोगों ने पूछा सर हमको साल याद करने की जरूरत है या नहीं है। देखो साल एग्जैक्टली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप टेबल पढ़ना शुरू करते हो तो आपको अपने आप इनकी क्रोनोलॉजी, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए करीब करीब, बस। बाकी एकदम एक्यूरेट ईयर्स आपको याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद हमने बात करी थी कि समय का सबसे बड़ा हिस्सा ईयन कहलाता है। ईयन के बाद हमने एरा जिसको महाकल्प बोला, एरा के बाद पीरियड जिसको कल्प बोला, इपॉक, इपॉक को क्या बोला, युग बोला, और लास्ट में हमने क्या बोला, काल, या जिसको बोला हमने एज। उसके बाद हमने बात करी थी एंथ्रोपोसीन युग की या मेघालय आयु की। एंथ्रो का मतलब आपको याद है क्या है, मनुष्य, और मेघालय युग कब से शुरू हुआ है, आज से 4200 साल पहले शुरू हुआ है। इसके बाद हम पहुंचे थे अक्षांश और देशांतरों पे, जिसमें हमने सबसे पहले बात करना शुरू किया था किससे, ग्रिड से बात करना शुरू किया था। ग्रिड क्या होती है, ग्रिड एक जाल है। क्या है, जाल। किसका जाल है ग्रिड, अक्षांश का जाल है, और साथ ही साथ किसका जाल है, देशांतरों का जाल है। क्यों हमने अक्षांश और देशांतर बनाए, हमको पता है ये काल्पनिक रेखा है, इसका मतलब ये हमने बनाई है। अगर इनका कोई प्रयोग नहीं होता तो हम इनको नहीं बनाते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रयोग रहा होगा। तो हमने देखा था अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग, किसी स्थान की स्थिति अगर आपको जाननी है, किसी स्थान का पता अगर आपको लगाना है, तो आप इनका प्रयोग करोगे, अक्षांश या देशांतर का प्रयोग करोगे। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू करा था कि इनको मापे कैसे हैं, मापना कैसा है, इनको कोणीय दूरी में इनको मापा जाता है। कौन सी दूरी में इनको मापा जाता है, कोणीय दूरी में मापा जाता है, जिसकी इकाई क्या होगी, जिसकी इकाई होगी डिग्री। क्या होगी, डिग्री। डिग्री की छोटा हिस्सा क्या मिलेगा आपको, डिग्री का छोटा हिस्सा मिलेगा मिनट, और मिनट का छोटा हिस्सा आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकंड आपको देखने को मिलेगा। आपको वो कैलकुलेशन भी याद है कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके बाद आगे की ओर चले, आगे हमने देखा था अक्षांश, अक्षांशों का प्रयोग क्यों किया जाता है। पहली बात तो अक्षांशों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि हमको देखना है कि कोई स्थान उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। भूमध्य रेखा क्या होती है या विषुवत रेखा क्या होती है, वो सबसे बड़ी रेखा, वो सबसे बड़ी रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेगी और जो लेटी हुई होगी। कैसी होगी, वो लेटी हुई होगी। इसलिए आपको याद होगा हमने 0 डिग्री को, हमने 0 डिग्री को एक और नाम से जाना था, किस नाम से, ग्रेट सर्किल के नाम से। इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। गोलार्ध आपको पता ही है, गोले के 2 आधे आधे हिस्से, अर्ध गोला जिसको कह सकते हैं। और भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो भू के, पृथ्वी के मध्य से होकर गुजर रही है, उसको इक्वेटर के नाम से हमने जाना था। इक्वेटर भी इसीलिए बोला था क्योंकि वो अर्थ को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसके बाद हमने देखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये दोनों क्या थे, 23.5 डिग्री उत्तर में आप देखोगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा मिलेगी, और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा देखने को मिलेगी। क्यों सिर्फ 23.5 पे हमने इसको माना, 23.5 पे हमने इसलिए माना क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद हमने देखा 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक सर्किल, और 66.5 डिग्री दक्षिण को हमने क्या बोला था, अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त के नाम से हमने इसको नाम दिया था। क्यों 66.5 को बोला कि 90 में से हम लोग अगर 23.5 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 66.5 डिग्री देखने को मिलेगा। हमने फिर ये देखा था कि 90 डिग्री उत्तर को क्या बोला है, उत्तरी ध्रुव बोला है। साथ ही साथ 90 डिग्री दक्षिण को हमने क्या नाम दिया है, दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया है। अक्षांशों के कुछ और अनुप्रयोग हमने देखे थे, वो अनुप्रयोग हमने किसके आधार पे देखे थे, सौर विकिरणों के आधार पे हमने वो देखे थे। सौर विकिरणों के आधार पर हमने देखे और पाया जहां पे सूर्य की एकदम सीधी किरणें आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य की सीधी किरणें कहां से कहां देखने को मिलेंगी, 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 23.5 डिग्री उत्तर तक आपको क्या मिलेगी, सूर्य की सीधी किरणें। सूर्य देखो, सूर्य की किरणें कुछ इस प्रकार आपको मिलेंगी कि विषुवत रेखा पे सूर्य चमकता है करीब करीब मार्च के आसपास, एकदम विषुवत रेखा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मार्च के बाद अप्रैल में सूर्य ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, अप्रैल में, मई में सूर्य और ऊपर जाएगा, और जून में एकदम कहां पहुंच जाएगा, जून में सूर्य एकदम कर्क रेखा पे पहुंच जाएगा। अब सूर्य की मंजिल कर्क रेखा तो नहीं है, सूर्य वहां से फिर से चलना शुरू करेगा और फिर से कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जून के बाद जुलाई पे सूर्य नीचे आएगा, जुलाई के बाद अगस्त में सूर्य नीचे आएगा, फिर सितंबर में सूर्य नीचे आ जाएगा। सितंबर में फिर कहां पहुंचेगा वो, सितंबर में फिर वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे पहुंचेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में सूर्य कहां पहुंच चुका है, दिसंबर में सूर्य पहुंच चुका है मकर रेखा पर। और फिर से मकर रेखा इसकी मंजिल नहीं है, मकर रेखा के बाद फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार सूर्य की गति आपको दिखती है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य इस प्रकार गति कर रहा है।
इसका मतलब अभी हमको इतना सा समझना है कि सूर्य की सीधी किरणें सिर्फ कहां पे मिलेंगी, 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक, जहां पे तापमान बहुत अधिक होगा। इसका नाम हमने क्या दिया था, उष्ण कटिबंध नाम दिया था। इसके बाद हमने बात करी थी 66.5 डिग्री, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी नहीं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 66.5 से ऊपर अगर मैं चला जाऊं तो तापमान कैसा मिलेगा, तापमान बहुत ठंडा मिलेगा, या उसको हमने किस नाम से जाना था, उसको हमने शीत कटिबंध के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना था, शीत कटिबंध। शीत याद है आपको, 66.5 से 90 डिग्री को। शीत और उष्ण इन दोनों की अगर हम संधि करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा शीतोष्ण। क्या मिलेगा, शीतोष्ण। तो 33 से 66 के बीच में आपको शीतोष्ण कटिबंध और 66 से ऊपर आपको शीत कटिबंध देखने को मिलता है। ये क्या थे, अक्षांशों के अनुप्रयोग थे। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर हमने देशांतर पे चले। देशांतर क्या होते हैं, देशांतर ऐसी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होंगी और कहां पे रहेंगी, दक्षिणी ध्रुव तक। एक और छोटी सी बात आपको याद यहां पे रखनी है कि अगर मैं बात करूं अक्षांशों की, अगर मैं बात करूं अक्षांशों की, तो अक्षांश पूरा क्या होते हैं, पूरे वृत्त होते हैं, पूरे वृत्त होते हैं ये पूरे। वहीं पे अगर देशांतरों की मैं बात करूं तो देशांतर कैसे होते हैं, देशांतरों को मैं कहूंगा अर्धवृत्त। कैसे कहूंगा, अर्धवृत्त। देशांतर पूरे वृत्त नहीं होते। ये कैसे व्रत हैं, ये समानांतर व्रत हैं। ये हमारी बात हुई थी, ये कैसे व्रत हैं, ये समानांतर। इन दोनों के बीच में अगर आप दूरी देखोगे तो हमेशा कैसे दिखेगी, बराबर दिखेगी। क्या देशांतर समानांतर व्रत है, नहीं, देशांतर समानांतर व्रत नहीं है। क्यों नहीं है, आप सोचिए, ये 10 डिग्री का देशांतर है और ये 20 डिग्री का देशांतर है। शुरू दोनों कहां से हो रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध से, और खत्म कहां हो रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध पे खत्म हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य दूरी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पे जब होंगे तब दूरी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। वहीं ध्रुवों पे सारे देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। वहां हमने बात करी थी कि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उस प्रधान मध्याह्न रेखा पे जो समय होगा उसको जीएमटी के नाम से जाना जाता है। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा का समय। साथ ही साथ हमने देखा था हर देश की एक मानक रेखा होती है जिसके आधार पर वो समय का निर्धारण करता है। भारत की कितनी कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री। हमने ये भी देखा था कि भारत का समय आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत का समय आपको देखने को मिलेगा IST = GMT + 5:30। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से, बहुत ही विस्तार में ये डिस्कशन भी किया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। आपने जवाब में भी मुझे बताया, कमेंट में सब लोगों ने नहीं बताया। ये मेरी शिकायत है आपसे कि आप सब लोग कमेंट नहीं करते हो कि ये रेखाएं तिरछी क्यों हैं। यहाँ पे अलास्का आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे सर्बिया देखने को मिलता है, साइबेरिया आपको देखने को मिलता है। साइबेरिया और अलास्का के बीच में आप देखोगे अगर ये सीधी होती तो एक ही देश में 2 अलग अलग तिथि होती। यहाँ पे एल्यूशियन द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे और छोटे छोटे आइलैंड्स आपको, छोटे छोटे द्वीप समूह आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इस रेखा को कैसा माना गया है, तिरछी मानी गई है। और आपको पता है कि आप किधर से किधर जाएंगे, अगर पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो दिन का क्या होगा, लाभ होगा या हानि, कमेंट सेक्शन में बताइए। वहीं अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जाऊंगा तो दिन का लाभ होगा या हानि, दोनों चीजें आप कहां बताएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। फिर हमने बात करी थी डे लाइट सेविंग टाइम। डे लाइट सेविंग के टाइम क्या है, कब आपको घड़ी आगे करनी है, कब घड़ी आपको पीछे करनी है। ये कहां पे मिलेगा आपको, ये आपको शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र या शीत क्षेत्र में, शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में जो देश मिलते हैं, स्पेशली आप बात करोगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, कनाडा और साथ ही साथ रशिया या यूरोप के कुछ देशों में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इससे क्या होता है, वो सूर्य की जब ज्यादा रोशनी होगी तब वो काम कर सकते हैं। सर्दियों में वो क्या करेंगे, मार्च के आसपास वो क्या करते हैं, घड़ी को अपनी आगे कर लेते हैं, और सर्दी जैसी आती है अपनी घड़ी को क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। फिर हमने बात कही थी चाय बागान टाइम। चाय बागान टाइम क्या था, भारत में करीब 150 वर्ष पूर्व जब ब्रिटिश का शासन था, उन लोगों ने असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए एक अलग से समय निर्धारण कर रखा था। उसका नाम क्या था, चाय बागान समय। सिर्फ इतना सा बात आपको याद करना है। साथ ही साथ आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है, क्या आज चाय बागान समय हमको वापस से लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, अगर लेके आते हैं तो इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो आपको जवाब भी लिखना था। कुछ लोगों ने भेजा, सब लोगों ने अभी तक नहीं भेजा। पृथ्वी की फिर हमने गतियों के बारे में देखा था। पृथ्वी की गति हमने देखा था, 2 प्रकार की पृथ्वी गति करती है। पहली हमने बात कही थी परिभ्रमण की बात करी थी, जिसको हमने घूर्णन भी कहा था।
घूर्णन पृथ्वी किस पे करेगी? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करेगी। क्या पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा है? पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा नहीं है। तो कैसा है? पृथ्वी का अक्ष टेढ़ा है। पृथ्वी कैसी है? टेढ़ी है। आप जैसे सीधा बच्चा पृथ्वी नहीं है। कितना टेढ़ी है पृथ्वी? पृथ्वी 23.5 डिग्री। अक्ष क्या होता है? अक्ष वो इमेजिनरी, वो काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचेगी और कहां होके गुजरेगी? वो पृथ्वी के केंद्र से होके गुजरेगी। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, या उसकी धुरी कही जा सकती है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कौन सी दिशा में घूर्णन करती है? पृथ्वी पश्चिम से लेके पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी को एक घूर्णन खत्म करने में कितना समय लगेगा? एक घूर्णन खत्म करने में हमने देखा था, अगर एग्जैक्टली पता लगे तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, और वैसे हम नॉर्मली कहते हैं उसको 24 घंटे। और इसी को पृथ्वी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी दिवस में क्या सिर्फ दिन होगा? नहीं, पृथ्वी दिवस में दिन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही रात देखने को मिलेगी। हमने उन स्थानों की भी चर्चा करी थी जहां पे 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, जो कि ध्रुव होते हैं। क्यों होती है ऐसा? फिर से वही बात कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। और पृथ्वी का अक्ष क्या है? टेढ़ा है। पृथ्वी सीधा नहीं है। जब पृथ्वी अपने टेढ़े अक्ष पे, अपने झुके हुए अक्ष पे घूर्णन करती है, तो वो ध्रुव जो सूर्य के सामने है वो 6 महीने तक सूर्य के सामने रहेगा। तब इसका मतलब आप उस ध्रुव पे 6 महीने का क्या रहेगा? दिन रहेगा। और वो ध्रुव जो सूर्य से दूर है, जहां पे प्रदीप्ति के व्रत के कारण प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे 6 महीने की रात रहेगी। यहाँ पे हमने एक और कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करी, प्रदीप्ति का व्रत, या जिसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहा जाता है। ये ऐसा सर्किल है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। एक हिस्से में आपको दिन देखने को मिलेगा और दूसरे हिस्से में आपको रात देखने को मिलेगी। मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने की यह है कि ये जो प्रदीप्ति का व्रत है, ये अक्ष के साथ, या मैं कहूँ ये ध्रुवों के साथ मेल नहीं खाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वी का अक्ष है और ये आपका प्रदीप्ति का व्रत है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तरी ध्रुव, साथ ही साथ यहाँ देखने को मिल रहा है दक्षिणी ध्रुव। इनके साथ ये मेल बिल्कुल नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि ये पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती, पृथ्वी भी एकदम सीधी होती है आपकी ऐसे, तो क्या होता? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ एकदम समानांतर में क्या होता? प्रदीप्ति का व्रत। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात हमारी हो चुकी थी। यहां तक हमने ये भी देखा था कि कक्षीय तल क्या है। कक्षा से अगर हम तल बनाएंगे तो उसको कक्षीय तल कहेंगे। हमने 2 एंगलों की बात करी थी, 2 कोण की बात करी थी। 23.5 डिग्री और 90 में से अगर 23.5 हटाएंगे तो 66.5 डिग्री बनेगा, और वो कक्षीय तल के साथ निर्माण करती है पृथ्वी। ये बातें हमारी हो चुकी थी। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? आप सोच नहीं सकते पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है। करीब करीब 1600 के आसपास, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है। फिर हमने बात कही थी प्रदीप्ति का व्रत। एक तरफ आपको दिन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको रात देखने को मिल रही है। फिर हम पहुंचे थे परिक्रमण पे। परिक्रमण क्या था? परिक्रमा कर रही थी पृथ्वी, किसकी? सूर्य की परिक्रमा कर रही थी। यहां तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। आज हमको शुरू करना है परिक्रमण। यहां तक आशा करता कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से रिवीजन भी हो चुका होगा। देखिए, अब चलते हैं परिक्रमण पर। अपसौर और उपसौर उम्मीद करता हूं जो रिवीजन में छूट गए वो आपको याद होंगे। चलिए, परिक्रमण या परिक्रमण को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? परिक्रमण को अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है? पृथ्वी हमें पता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और जिस रास्ते पे पृथ्वी घूमती है उस रास्ते को किस नाम से जाना जाता है? कक्षा के नाम से जाना जाता है। आप में से अगर कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड के, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के, जिन्होंने 12वीं तक गणित पढ़ी है, तो उनको एक शब्द पता होगा जिसको हम क्या कहते थे? लोकस कहते थे। लोकस कहते थे। लोकस क्या होता है? वो पथ होता है, वो रास्ता होता है। तो पृथ्वी का अगर आप रास्ता निकालोगे तो उसको आप क्या कहोगे? वो है कक्षा। और एक कक्षा की आकृति आप देखोगे तो आपको कैसी देखने को मिलेगी? ये है दीर्घ वृत्ताकार। कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। या इसी को बोला जाता है इलेप्टिकल। क्या बोला जाता है? इलेप्टिकल। अब पृथ्वी कैसे परिक्रमा लगाती है सूर्य की, वहां पे हम लोग चलते हैं। बीच में सूर्य बना है,
ये है आपका सूर्य। क्या है ये आपका सूर्य। अभी हम शुरू करते हैं यहां से कि अभी पृथ्वी यहां पे स्थित है। ये आपका क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी का क्या रहा होगा, अक्षय। इसी प्रकार पृथ्वी जब परिक्रमा करते हुए पहुंचेगी तो पृथ्वी यहां पे भी पहुंचेगी। पृथ्वी अब यहां पहुंच चुकी है। कुछ दिनों बाद परिक्रमा करते हुए पृथ्वी यहां पहुंच जाएगी और इसी प्रकार पृथ्वी एक समय पे यहां भी होगी। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पृथ्वी क्या कर रही है, बस लगातार परिक्रमा कर रही है सूर्य की। ये क्या है, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा ध्रुव है, ये यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। यहां पे मैं कहूं उत्तरी ध्रुव आपको कहां देखने को मिल रहा है, उत्तरी ध्रुव आपको देखने को मिल रहा है यहां पे। यह है आपका उत्तरी ध्रुव। ये भी क्या है, उत्तरी ध्रुव। यहां पे भी उत्तरी ध्रुव। यहां तक चीजें क्लियर है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का अक्ष। प्रदीप्ति का व्रत अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार यहां पे बनता हुआ दिखेगा आपको। प्रदीप्ति का व्रत किस प्रकार आपको दिखेगा, यहां पे इस प्रकार। इस यहां पे क्या हो रही होगी, दिन की स्थिति हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, रात हो रही है। उत्तरी ध्रुव पे क्या हो रहा है, 6 महीने के दिन वाली कंडीशन है यहां। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे बात करूं तो प्रदीप्ति का व्रत यहां होगा। उत्तरी ध्रुव की तरफ आप देख रहे हो तो क्या है, यहाँ पे रात की स्थिति है और यहाँ पे दिन की स्थिति है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को अभी छोड़ देते हैं। ये आप समझ गए, प्रदीप्ति का व्रत दिन और रात, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का अगर आपसे कारण पूछा जाए तो वो परिक्रमण है, साथ ही साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव है। चलिए, पृथ्वी की एक कक्षा है जिस कक्षा में क्या कर रही है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव हम कौन से गोलार्ध में, हम मतलब भारत कौन से गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा, तो भारत हमको पता है उत्तरी गोलार्ध में। यहां पे हमको कौन सी रेखा बनानी है, अभी यहां पे हमको रेखा बनानी है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अगर मुझे बनानी है तो भूमध्य रेखा आपको यहां से मिलेगी। ये आपकी कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, यहां पे भूमध्य रेखा बना ली, यहां पे भी भूमध्य रेखा होगी, यहां पे भी क्या होगी, भूमध्य रेखा, और यहां पे भी क्या होगी, भूमध्य रेखा। ये भी बात हमसे हो चुकी है। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध किसकी तरफ है। उत्तरी गोलार्ध हम देख रहे हैं अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी, और जो उत्तरी गोलार्ध वाली जगह है वो सूर्य के करीब है। वो कहां है, वो सूर्य के करीब है। सूर्य के करीब है, इसका मतलब इस समय यहाँ पे तापमान ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो हमें पता है अगर सूर्य की तरफ कोई चीज झुकी हुई है तो तापमान ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको मैं महीना मानता हूं कि यहां पे ये महीना चल रहा है जून का। कौन सा महीना चल रहा है, जून का। पृथ्वी घूमते घूमते इस महीने जून में हमको एक और चीज पता है। क्या चीज पता है, कि सूर्य इस समय कहां होगा, जून में। आपको वो डायग्राम याद है जब हमने देखा था कि सूर्य हमको इस प्रकार गति करता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य जून में कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, कौन सी रेखा है ये है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपको पता है। तो जून का महीना है और जून के महीने में सूर्य आपको कहां मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको देखने को मिलेगा, कर्क रेखा पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये होगी कहीं ना कहीं कर्क रेखा, जहां पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही होंगी। क्या भारत से गुजरती है कर्क रेखा, गुजरती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जून के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है तो जून के महीने में हमारे यहाँ गर्मी होती है। क्लियर डाउट। पृथ्वी आगे चलना शुरू हुआ, पृथ्वी पहुंची जुलाई में, पृथ्वी पहुंची अगस्त में, और पृथ्वी पहुंच गई अब सितंबर में। कहां पहुंच चुकी है, सितंबर में पृथ्वी पहुंच चुकी है। सितंबर में कंडीशन ये बनती है कि जो सूर्य है और सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पे सीधी गिरेंगी। अब सूर्य की किरणें सीधी की सीधी गिरेंगी कहां पे, भूमध्य रेखा पे। कहां गिरेंगी, अब वो भूमध्य रेखा पे किरणें सीधी गिरेंगी। ना वो कर्क रेखा पे गिरेंगी, ना वो मकर रेखा पे गिरेंगी। कहां पे गिरेंगी, वो गिरेंगी केवल और केवल कौन सी रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, भूमध्य रेखा पे गिरेंगी। इसका मतलब यहां पे दिन
किसके बराबर होंगे? यहाँ पे दिन बराबर होंगे रात के। क्या मतलब? यह है पृथ्वी, सूर्य की किरणें सीधी सीधी आ रही हैं और कहां पे गिर रही हैं? बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मध्य अर्थात भूमध्य रेखा पे। अगर पृथ्वी झुकी हुई है और यही कंडीशन जब सूरज कर्क रेखा पे है तब होता, तो क्या होता? वो हिस्सा जो उत्तरी गोलार्ध में है वो सूर्य के पास है और सूर्य के ज्यादा समय तक वो पास में रहेगा। अगर एक दिन में सूर्य के ज्यादा समय वो पास रहेगा तो दिन बड़े होंगे या रात बड़ी होगी? तो हमको पता है वहां पे दिन बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमको पता है जून के महीने में क्या बड़े होते हैं? जून के महीने में दिन बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? रात से। कोई डाउट यहाँ पे? जून के महीने में क्या बड़े होंगे? दिन बड़े होंगे। किससे बड़े होंगे? रात के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अब कौन सी रेखा पे पड़ रही हैं? कर्क रेखा पे पड़ रही हैं। मैं सारी बात कर रहा हूं अभी उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में। अगर यही दक्षिण गोलार्ध की हम बात करेंगे तो सब चीजें उल्टी होंगी। वहां पे आप देखोगे यह है मकर रेखा, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच रही है। तो जून के महीने में जब सूर्य से बहुत दूर है वो, तो क्या हो रही होगी? वहां पे कौन सी ऋतु होगी? वहां पे ठंड होगी, सर्दी होगी। सर्दी होने के साथ साथ ही वहां पे क्या होगा? दिन बड़े होंगे या रात बड़ी होंगी? तो हमको पता है सर्दियों में क्या बड़ी होती हैं? सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं और दिन कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे पृथ्वी यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे कौन सा महीना आ चुका है? यहाँ पे पृथ्वी पहुंच चुकी है सितंबर महीने में। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में सूर्य की किरणें किस पे जाके सीधी टकरा रही हैं? सूर्य की किरणें कहां पे टकरा रही हैं? सीधी भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे जब सूर्य की किरणें टकराएंगी सीधी सीधी, तो यहाँ पे दिन बराबर क्या होंगे? रात होंगी। फिर चलते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये महीना आ चुका है कौन सा? दिसंबर। जैसे दिसंबर आया, अब सूर्य की किरणें कहां पे सीधी पड़ेंगी? सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पे। कौन सी रेखा पे? मकर रेखा पे। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ रही हैं, इसका मतलब कर्क रेखा पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही होंगी। सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं, साथ ही साथ ये सूर्य से अब दूर भी हो चुका है। तो कौन सी ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में इस समय होगी सर्द ऋतु। और इस समय कौन सी ऋतु थी उत्तरी गोलार्ध में? ग्रीष्म। कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म। यहाँ पे सर्द ऋतु हो चुकी है। हमको वैसे भी पता है कि दिसंबर में भारत में ठंडी का मौसम होता है। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि दिसंबर है, सर्दी है, यहाँ पे क्या बड़े होंगे? यहाँ पे रात बड़ी होंगी। किससे बड़ी होंगी? रात दिन से बड़ी होंगी। किससे बड़ी होंगी? रात दिन से बड़ी होंगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अभी सूर्य की किरणें कहां पे सीधी पड़ रही हैं? मकर रेखा पे सीधी पड़ रही हैं। फिर पृथ्वी ने परिक्रमा लगाना शुरू करा। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आ गया। तो मार्च के महीने में अभी सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्य के बिल्कुल यहाँ पे सामने आ चुकी है पृथ्वी। फिर से कंडीशन, यही वाली कंडीशन फिर से बनेगी। सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ रही हैं? अब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी भूमध्य रेखा पे। और जब भूमध्य रेखा पे किरणें पड़ेंगी तो किसके बराबर क्या होगा? दिन के बराबर क्या होगी? रात होगी। क्या होगी? दिन के बराबर रात होगी। तो एक तो हमको यह समझ में आया कि जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है, इससे ऋतुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसी से ऋतुओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमको यह भी समझ में आया कि दिन छोटा होगा या रात बड़ी होगी, या दिन की अवधि कम होगी या रात की अवधि कम होगी, इस बात की जानकारी या इस बात का भी निर्धारण किससे होता है? पृथ्वी के कौन से गति से? परिक्रमण से। लेकिन क्या सिर्फ परिक्रमण से ही इस बात का निर्धारण होगा? अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, पृथ्वी सीधा बच्चा होती, पृथ्वी टेढ़ा बच्चा नहीं होती, तो क्या दिन और रात की अवधि में कोई बदलाव होते? फिर नहीं होते। फिर अगर पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा होता तो सूर्य की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पे सीधी गिरती और सब जगह दिन और रात बराबर होते। लेकिन ये कब होता? जब पृथ्वी सीधा बच्चा होती आपकी जैसे। पृथ्वी कैसा बच्चा है? यहाँ पे पृथ्वी टेढ़ा बच्चा है। कितने डिग्री पे टेढ़ा है? 23.5 डिग्री पे। तो सब 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। तो जून का महीना जब होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगे? दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। साथ ही साथ अब मैं बात करूं दिसंबर में,
दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होगी। अगर मैं बात करूं सितंबर में और बात करूं मार्च में, तो यहाँ पे जब भूमध्य रेखा पे किरणें सीधी पड़ रही हैं तो दिन और रात बराबर होंगे। लेकिन सितंबर में और साथ ही साथ मार्च में ऋतु कौन सी होगी? तो हमको एक त्योहार आता है हिंदू कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो एक त्योहार आपको देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है शरद पूर्णिमा। क्या बोला जाता है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में आपको पता है वो खीर बना के हम लोग रख देते हैं छतों पे, वही वाला त्योहार शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब उस दिन चंद्रमा जो है वो पूरा दिखेगा। शरद का मतलब क्या है? अब यहां से आगे क्या शुरू हो जाएगी? सर्दी शुरू हो जाएगी। तो वो जो शरद ऋतु है ये वाली। कौन से महीने में आपको देखने को मिलेगी शरद ऋतु? शरद ऋतु आपको सितंबर। इसके बाद क्या शुरू हो जाती है? सर्दियां शुरू हो जाती हैं। ये सर्दी पहुंच गई। सर्दी के बाद धीमे धीमे अब गर्मियां शुरू होंगी, और जब गर्मी शुरू होती है तो हमको पता है एक त्योहार आता है जिसका नाम है बसंत पंचमी। क्या नाम है उसका? नाम बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन हम विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, तो ये वो बसंत ऋतु के कारण इसका नाम है बसंत पंचमी। वैसे हमारे जितने भी त्योहार हैं आप देखोगे कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के त्योहार या धर्म के स्पेसिफिक हमने बनाए। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फसलों का, कौन सी फसलें होंगी हम देखेंगे आगे, रबी की फसल होगी या खरीफ की, और यहाँ पे भी फसलों का कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बसंत ऋतु में आपको याद होगा हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? बसंत पंचमी के दिन हम लोग पीले कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस चीज का? सरसों जो होती है, सरसों की जो फसल होती है उस समय, और आपको बहुत अच्छे से ये भी पता होगा कि उस समय कीड़े आपको घूमते हुए मिलेंगे बहुत सारे। जब सरसों की फसल काटी जाती है तो उसके जो कीड़े वो उड़ते हुए मिलते हैं। तो वो कौन सी ऋतु है? वो बसंत ऋतु है। तो ऋतुएं कितनी मिली आपको? 4 ऋतु देखने को मिलेगी। ग्रीष्म ऋतु देखने को मिली, ग्रीष्म के बाद आपको कौन सी ऋतु? शरद ऋतु देखने को मिली, शरद के बाद सर्द ऋतु आपको देखने को मिलेगी, और सर्द के बाद आपको फिर से बसंत ऋतु देखने को मिलेगी। यहां पे अगर आप देखोगे जून में अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको तारीख बताऊं तो तारीख करीब करीब आपको देखने को मिलेगी 21-22 जून के आसपास। 21 या 22 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। 21 या 22 जून को सबसे बड़ा क्या होता है? दिन होता है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन यही बात अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में करूं तो 21 जून को सबसे बड़ी रात कहां पे होगी? सबसे बड़ी रात होगी दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार अगर मैं 22 या 23 दिसंबर की मैं बात करूं तो यहां पे सबसे बड़ी रात कहां होगी? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। और सबसे बड़ा दिन कहां होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ये तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको महीना पता है तो इस बात से पता लगाया जा सकता है। तो समझ में आ चुका है परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण कैसे कार्य करता है, परिक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पे, ये सब चीजें हमको पता लग चुकी हैं। कहां पे दिन बराबर रात होगा, कहां पे दिन बराबर रात होगा, कहां पे रात बड़ी होगी, कहां पे दिन बड़ा होगा। इसी के आधार पर इनको हमने कुछ नाम दिए हैं। नाम कौन कौन से दिए हैं? 2 नाम इनको देते हैं हम लोग। एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है विषुव, एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है अयनांत। क्या क्या बोला जाता है? विषुव और अयनांत। हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये डायग्राम होना चाहिए आपकी कॉपी में। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये है कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आपको बसंत ऋतु आपको देखने को मिलेगी। तारीख है 21 मार्च। 21 मार्च के बाद आप लोग देखोगे 22 दिसंबर आपको देखने को मिलेगी। 22 दिसंबर के बाद आपको ये 23 सितंबर देखने को मिलेगा। और 23 दिसंबर के बाद ये 21 जून आपको देखने को मिलेगी। ये एग्जैक्ट तारीख आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट तारीख आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो केस लिया था उसमें पृथ्वी इस प्रकार घूम रही थी, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी इस प्रकार घूम रही है। तो वो आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार ले सकते हो। वैसे इस डायग्राम में जो बताया गया है वो पृथ्वी में इस प्रकार वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमने देखा कि दिन बड़े हैं, दिन बड़े हैं किसके मुकाबले? दिन बड़े हैं रात के मुकाबले। दिन बड़े हैं किसके मुकाबले? रात के मुकाबले। और यहां पे क्या बड़ी है? यहां पे बड़ी है रात। रात किसके मुकाबले यहां पे बड़ी है? रात बड़ी है दिन के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति जब रात और दिन बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति
जब दिन और रात बराबर नहीं है। इस स्थिति को कहा जाता है अयनांत। क्या कहा जाता है इस स्थिति को? अयनांत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्स्टाइस। क्या बोलते हैं? सॉल्स्टाइस। दिन और रात यहां पे बराबर नहीं है, स्थिति कौन सी है? अयनांत। अंग्रेजी में इसको क्या कहोगे? सॉल्स्टाइस। ऐसी स्थिति जहां पे दिन और रात बराबर हैं, इनको बोला जाता है विषुव। क्या बोलते हैं इनको हम? विषुव। और विषुव को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विनॉक्स। देखो याद करने का बहुत आसान तरीका, इक्वी जो शब्द है वो कहीं ना कहीं इक्वल से दिखा हुआ है, मिल रहा है आपको। इसका मूल शब्द क्या है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। तो दिन और रात बराबर, इसका मतलब क्या है? वो इक्विनॉक्स है। और इक्विनॉक्स को क्या बोला जाता है? विषुव। और ऐसी स्थिति जहां पे दिन और रात बराबर नहीं है, उनको आप क्या बोलोगे? अयनांत। क्या बोलोगे? अयनांत। अयनांत कब मिलेंगे आपको? जून में मिलेगा और दिसंबर में देखने को मिलेगा। जबकि विषुव आपको कब देखने को मिलेगा? मार्च और सितंबर में। या मैं ये कहूं कि अयनांत आपको ग्रीष्म ऋतु में या सर्द ऋतु में देखने को मिलेगा। वहीं जो विषुव की स्थिति है वो आपको मार्च में और सितंबर में आपको देखने को मिलेगी। विषुव के समय दिन और रात बराबर होंगे, जबकि अयनांत के समय दिन और रात बराबर नहीं होंगे। अब एक और स्थिति पे चलते हैं। एक ऐसी स्थिति जब दिन बड़ा है रात के मुकाबले। तो इसमें हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे दिन बराबर क्या नहीं है? दिन बराबर रात नहीं है। कौन सी स्थिति होगी है? ये होगी अयनांत की स्थिति, सॉल्स्टाइस की स्थिति। दिन और रात हमारे यहाँ पे दिन कब बड़े होते हैं? गर्मियों में या सर्दियों में? 21 जून की तारीख याद आनी चाहिए आपको। जून के महीने में दिन बड़े हैं। कौन सी ऋतु है? गर्म है या सर्दी है? गर्मी है हमारे यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है ग्रीष्म अयनांत। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीष्म अयनांत। और वहीं अगर ये स्थिति हो कि दिन छोटे हो जाएं और रातें बड़ी हो जाएं, तो यहाँ पे भी कौन सी स्थिति होगी? ये भी एक प्रकार का अयनांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दिन और रात बराबर नहीं है। दिन कब छोटे होते हैं और रात कब बड़ी होती है? कौन सी तारीख याद आनी चाहिए? कौन सा महीना याद आना चाहिए? दिसंबर का वो महीना, ठंड की वो दिन याद आपको आने चाहिए। और अयनांत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसको बोला जाता है सर्द अयनांत। इसको बोला जाता है विंटर सॉल्स्टाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। वहीं पे ग्रीष्म अयनांत को हम लोग बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे अयनांत आपको देखने को मिलेगा, ये भी अयनांत है, ये विषुव की स्थिति है। और नीचे भी आपको विषुव की स्थिति देखने को मिलेगी। कहां पे दिन बराबर होंगे रात के? विषुव में। जो कौन से महीने में मिलेंगे? मार्च में और सितंबर में। कहां पे दिन बड़े होंगे? जून में दिन बड़े होंगे। बात हमेशा याद रखना, हम लोग कौन से गोलार्ध की कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे तो सारी बातें क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। चलें आगे। हमने देख लिया ऋतु कौन कौन सी मिली आपको। 4 प्रकार की ऋतु आपको देखने को मिली। ग्रीष्म, शीत, बसंत और शरद ऋतु आपको देखने को मिली। आपसे पूछा जाए कि बसंत ऋतु आपको कब देखने को मिलेगी, तो बसंत ऋतु आपको देखने को मिलेगी जब शीत से ग्रीष्म की ओर, शीत से ग्रीष्म की ओर। इसका मतलब शीत मतलब दिसंबर का महीना, ग्रीष्म मतलब जून का महीना। इन दोनों के मध्य में आपको कौन सी ऋतु देखने को मिलेगी? बसंत ऋतु देखने को मिलेगी। तो दिसंबर से जून के महीने के बीच में कौन सा महीना आपको मिलेगा? मार्च का महीना। इसी प्रकार अगर बात करें शरद ऋतु की, तो शरद ऋतु आपको कब देखने को मिलती है? हमेशा याद रखना, ग्रीष्म से जब शीत की तरफ जाएंगे। ग्रीष्म मतलब महीना कौन सा है? महीना है जून का। और शीत का मतलब क्या है? महीना है दिसंबर का। इनके मध्य आपको कौन सी ऋतु देखने को मिलेगी? शरद।
और इसी के महीना अगर देखेंगे तो बीच में महीना मिलेगा आपको सितंबर। तो चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत कंसेप्चुअल हैं। अगर एक बार डायग्राम याद आ रहा परिक्रमण का, सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाना है, अक्ष पे कैसे झुकी हुई है, कहाँ पे अयनांत बनेगा, कहाँ पे विषुव बनेगा, तो याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं, ज्योग्राफी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये डायग्राम है, वो ये चित्र हैं। बाकी कुछ भी ज्योग्राफी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये डायग्राम्स होते हैं। तो डायग्राम्स आपकी कॉपी में सबसे ज्यादा होने चाहिए और इस प्रकार के फ्लो चार्ट आपके पास होने चाहिए। अयनांत की मैं बात करूं तो 2 अयनांत आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 2 अयनांत? 21 जून को आप एक अयनांत देखेंगे और 22 दिसंबर को एक अयनांत। ये डेट फिक्स नहीं होती है, 21 की जगह 22 भी हो सकता है और यहाँ पे 22 की जगह 23 भी हो सकता है, डेट फिक्स नहीं होती। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। वही विषुव की मैं बात करूं या इक्विनॉक्स की मैं बात करूं तो 2 इक्विनॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, पहला 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। मैं फिर से कह रहा हूं ये डेट फिक्स नहीं हो सकती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विषुव कब मिलेगा और उसने ऑप्शन दे दी है 23 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 24 दिसंबर, उसने पूछा विषुव कब मनाया जाता है, उसने लिखा 21 जून और साथ ही साथ उसने लिख दिया 28 फरवरी। तो इसमें आप ये ना सोचें यहाँ पे कि ये 23 मार्च है, 23 मार्च तो नहीं बताया था सर ने, तो 21 मार्च बताया था, यहाँ पे है ही नहीं तो छोड़ के आ जाए। इसके आसपास अगर कुछ भी दिख रहा है तो वो आंसर सही होगा आपका। इतना कॉमन सेंस एग्जाम में लेके जाना है हमें, ठीक है? तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण से कैसे ऋतु में परिवर्तन होता है, कैसे दिन और रात होते हैं, दिन और रात में उनकी अवधि में कैसे अंतर आता है। एक लास्ट बात मैं आपको आज की क्लास में बता देता हूं, बस फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट से नया टॉपिक शुरू करेंगे। जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी गति कितनी होगी, इसका शायद आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, मैं लिखूंगा तब आप समझ जाओगे। किलोमीटर प्रति घंटा, 1,06,000 किलोमीटर, करीब करीब इतनी गति एक घंटे में पृथ्वी इतना घूमती है। तो समझ पा रहे हो पृथ्वी कितनी तेजी से गति कर रही है। मतलब आप जिस जगह खड़े हो वो इस रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं घूर्णन गति की, तो करीब करीब 1640 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी इतना तेजी से नहीं चल रही 1640 किलोमीटर एक घंटे में। मतलब आपकी, हमारी जो बाइक है या जो आपकी कार है, उसकी मैक्सिमम स्पीड भी कितनी होती है, 160 के आसपास। पृथ्वी कितने पे चल रही है, 1640 पे, तो सिर्फ घूर्णन कर रही है। साथ ही साथ ये भी चल रहा है कितना, 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। आज के लिए छोटी क्लास है, मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग आराम से चलेंगे ना, कोई भागने की जल्दी नहीं है हमको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन उससे पहले आपको यहां तक चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको अब ये आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। अब ये टॉपिक एकदम चेन की जैसे इंटरलिंक हैं। अगर आपने एक टॉपिक भी स्किप किया तो अगला वाला टॉपिक हो सकता है आपको समझ में ना आए। इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग फिर से, वो आपको याद है स्थल मंडल का विकास, जो स्थल मंडल के विकास में पढ़ा था, वो फिर से उठा के लेके आएंगे और वहीं से शुरू करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आशा करता हूं आपको पृथ्वी की गति समझ में आ गई अच्छे से। पृथ्वी की गति के साथ साथ आप ये भी समझ गए कि ऋतु में परिवर्तन, दिन और रात के बीच की अवधि, साथ ही साथ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहां कहां पे आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठा लिया, उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा जीवन काल में पूरे में आप इनको भूल जाओ। मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा, आप चाहोगे ना तो भी मैं आपको नहीं भूलने दूंगा। मैं इतनी बार आपको इन सब चीजों का रिवीजन कराऊंगा कि आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।